दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप जैसे कि देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। देखिए जैसे आपको ये बॉल दिखाई दे रही है, ये टेनिस बॉल है। इस टेनिस बॉल को मैं थोड़ा सा ऊपर फेंकता हूँ। जब मैंने इसको ऊपर फेंका है तो ये कितने ऊपर गया है इसको हम बड़ी आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन से या एनर्जी कंजर्वेशन के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसी में जब मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ थोड़ा बॉल को स्पिन कर दूँ तो क्या होगा। तो अगर हम आप इस सी लेटर पे कंसंट्रेट करिएगा। अब बॉल को मैं ऊपर ही फेंकूंगा, थोड़ा स्पिन भी करूंगा तो देखिएगा इसका पाथ कैसा होता है सी लेटर का। तो जब मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूँ और मैंने स्पिन भी किया तो देखा आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पाथ हो गया सी वाले लेटर का। लेकिन इसी बॉल में एक ऐसा खास पॉइंट है जो भले ही मैं स्पिन कर दूं लेकिन वो सीधे ही जा रहा है। वो है इस बॉल का सेंटर। जो इस बॉल का सेंटर है, भले ही मैं बॉल को कितना भी स्पिन करके फेंकूं लेकिन वो जो है वो सीधे ही जा रहा है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट का केवल ट्रांसलेटरी मोशन एनालिसिस करना है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जब सब सारे पार्टिकल रोटेशन ना हो, जब सब पार्टिकल क्या करें एक ही इंस्टेंट में एक ही डायरेक्शन में मूव करें। तो जब मुझे मेरा जो एम है ट्रांसलेटरी मोशन का एनालिसिस करना है तो मैं सारे पार्टिकल को एनालाइज नहीं करूंगा, मैं केवल क्या करूंगा सेंटर ऑफ मास एनालाइज करूंगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या है तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है, इज अ स्पेशल पॉइंट वेयर मास ऑफ होल सिस्टम इज सपोज टू कंसंट्रेट। मतलब इस बॉल के सेंटर में ये माना जा रहा है कि जो बॉल का पूरा मास है वो पूरा मास अब कहाँ आ गया है, इस बॉल के सेंटर में आ गया है। ठीक है, टू डील इट्स ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस बॉल के ट्रांसलेटरी मोशन को अगर मुझे समझना है तो मैं बॉल के पूरे मास को उस पॉइंट में सपोज कर सकता हूं कि उस पॉइंट में पूरा बॉल का मास आ गया है और जो उस पॉइंट का मोशन होगा वही इस पूरे बॉल का भी मोशन होगा। अब देखते हैं एक ये प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं 4 पार्टिकल्स हैं जो स्क्वायर के वर्टिसेस में रखे हुए हैं। उनका मासेस क्या है 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg। और स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है 1 मीटर है। हमारा एम वही है, हमारा एम क्या है सेंटर ऑफ मास निकालना। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोशिश यही करते हैं कि वो जो एक्सिस है किसी एक पॉइंट से गुजरे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सिस है या ओरिजिन है वो 1 kg मास के पॉइंट से क्या कर रहा है गुजर रहा है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब क्योंकि ओरिजिन है तो ये क्या हो गया 0,0। क्या आप इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? तो बहुत आसानी से हो सकता है ना, ये क्या होगा करेक्ट 1,0 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 और 1। तो 1,1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे करेक्ट 0,1। तो सबसे पहले यही स्टेप होता है कि सबसे पहले हमें इनको कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं। इन पार्टिकल्स को क्या देने पड़ते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब फॉर्मूला होता है एक्स सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 प्लस x4 m4 होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है उसको निकालने का फॉर्मूला आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस फॉर्मूले पुट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो x1 कितना है 0, m1 कितना है 1, x2 कितना है 1, m2 कितना है 2, x3 कितना है 1, m3 कितना है 3, x4 कितना है 0 और m4 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m। तो क्या आएगा जब सारे मास को अपन टोटल कर देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3 और नीचे क्या आएगा 3 4 7 9 10 5/10 तो आ जाएगा 1/2 मीटर। तो हमारा एक्स सेंटर मास तो आ गया 1/2 मीटर। अब क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हमारे पार्टिकल्स हैं तो हमारा वाई सेंटर मास भी आएगा सेम फॉर्मूले से।
तो y सेंटर ऑफ मास का भी बच्चा सेम फॉर्मूला होगा क्या, y1 m1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन करेक्ट m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो चलिए रखते हैं फॉर्मूले में। तो y1 क्या है 0, 0 इंटू 1, y2 भी क्या है 0, 0 इंटू 2, y3 क्या है 1, 1 इंटू 3 और y4 क्या है 1, 1 इंटू 4 और सबका सम क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा 7/10, क्या आ जाएगा 0.7, क्या आ जाएगा 0.7 मीटर। तो हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा 1/2, 1/2 लगभग यहाँ और 0.7 मतलब यहाँ, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। क्या लोकेशन होगी 0.5, 0.7। देखिए इस तरह हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप देख रहे हैं, आप एक फिगर देख रहे हैं, मैं इस फिगर को समझा दूं आपको पहले कि एक पूरा एक सर्किल था, उस सर्किल से ये वाला हिस्सा क्या है काट लिया गया और काट के इसमें जोड़ दिया गया। तो हमें अब निकालना है सेंटर ऑफ मास क्या होगा इस पूरे फिगर का। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करते हैं, जो फॉर्मूला हमारा रहता है वो रहता है x सेंटर ऑफ मास, जो रहता है हमारा x सेंटर ऑफ मास वो हमारा वो रहता है पहले का एरिया, पहले का ओरिजिनल एरिया। तो पहले का जो ओरिजिनल एरिया है वो मान लेते हैं A, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास तो मान लेते हैं x1। फिर क्या घटा, ये हटाया ना पार्ट, तो इसका एरिया, तो इसका एरिया मान लेते हैं, चलिए इसको A1 मान लेते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं A2, जो पार्ट हटाया उसका सेंटर ऑफ मास x2। फिर क्या करते हैं, अब जो ऐड किया उसका एरिया, तो ऐड किया ये वाला भाग, तो क्या हो जाएगा A3 और इसका सेंटर ऑफ मास x3 अपॉन A1 माइनस A2 प्लस A3। फिर से मैं आपको ये समझा देता हूं, ये वाला क्या है, इसमें एक सर्कल था, तो एक सर्किल है और आप देख रहे हैं कि सर्किल में क्या किया गया है, ये वाला हिस्सा हटाया गया है, काटा गया है, ठीक है, और जिसका रेडियस -r/2 है, और इस वाले हिस्से में क्या कर दिया गया है, पेस्ट कर दिया गया है। तो अब हमें एज अ होल अब बताना इस पूरे फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है, A1 क्या है, A1 है पहले वाला एरिया, पूरे सर्कल का एरिया, x1 क्या है होल सर्कल का सेंटर ऑफ मास, A2 क्या है जो एरिया रिमूव किया गया है उसका एरिया, x2 क्या है उस जो एरिया रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास, A3 क्या है वो वाला एरिया जिस पे ऐड किया गया है, x3 क्या है उसका सेंटर ऑफ मास, अपॉन A1 माइनस A2 प्लस A3। तो पहले वाला एरिया क्या था, पहला एरिया था πr², जो रिमूव किया वो एरिया क्या है πr/2 का स्क्वायर, और x2 क्या है -r/2। अच्छा इसका भी है सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जो सर्कल है, अब देखो ये हमारा ओरिजिन है, x और y यहाँ मीट करें ना, ये हमारा ओरिजिन है, तो इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो हर एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा 0 पे, तो इंटू 0, x1 के लिए 0 है, माइनस A2, तो इसका एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा πr/2 का स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये भी सिमेट्रिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ सेंटर में होगा, तो ओरिजिन से कहाँ है -r/2, तो क्या हो जाएगा -r/2 प्लस A3 इसका एरिया भी क्या हो जाएगा πr/2 का स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक है तो इसका यहीं पे होगा इसके सेंटर में, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है r/2 की दूरी पे है, अपॉन क्या हो जाएगा A1 जो एरिया है, A1 एरिया क्या है हमारा πr² माइनस πr²
r/2 का स्क्वायर प्लस पाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्योंकि सेम एरिया है तो ये तो माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ये जीरो ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा r³/4 पाई r³/4, और ये हो जाएगा प्लस पाई r³/4 अपॉन पाई r²। तो पाई 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 कैंसिल, r² भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, बचेगा r/4 प्लस r/4। तो r/4 क्या हो जाएगा, r/2। तो क्या आ जाएगा, r/2। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 आएगा। ऐसे यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी क्या आएगा, 8 आएगा, और ये हो जाएगा r/8, तो क्या आ जाएगा, r/4। तो हमारा जो x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इस पूरे फिगर का, वो आ जाएगा r/4, और यही हमारा आंसर है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि अगर कुछ पार्ट रिमूव कर देते हैं या कुछ पार्ट ऐड किया जाता है तो किस तरह क्वेश्चन को डील किया जाता है, उसका अपन ने ये एक एग्जाम्पल सॉल्व किया। तो देखिए आप फिगर में देख रहे हैं, दो मासेस हैं m1 और m2, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो L है, और हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस बनाया जाएगा। ठीक है, और फिर हम तो x एक्सिस y एक्सिस बनाने के बाद ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, करेक्ट, L,0। तो फिर वही लगाएंगे, x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन करेक्ट m1 प्लस m2। तो m1 ही है, x1 0 है, m2 ही है, और ये है L अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया x सेंटर ऑफ मास की दूरी। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास जो हमारा है वो कितनी दूरी पे है, m2L अपॉन m1 प्लस m2। तो मतलब ये जो दूरी है, अगर मान लेते हैं यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो दूरी आ गई है वो इतनी आ गई। अब टोटल दूरी क्या थी, तो ये मान लेते हैं O, और सेंटर ऑफ मास का मान लेते हैं C पॉइंट, तो ये जो दूरी है वो OC है। ठीक है, तो बची हुई दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वो क्या होगी, टोटल दूरी क्या थी, L, ये दूरी m2L माइनस m1 प्लस m2 हो गई। तो जो बची हुई दूरी है, मतलब m2 की दूरी C से जो है, ठीक है, जिसको C m2 की दूरी बोल सकते हैं, ठीक है, C और m2 की दूरी बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L माइनस m2L m1 प्लस m2। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1L m1 प्लस m2, ये हो जाएगी बची हुई दूरी। ओके, तो इससे एक अच्छा रिलेशन हमारा समझ में आएगा। रिलेशन क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इसमें m1 मल्टीप्लाई कर दें और इसमें m2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये दूरी का नाम देते हैं, ये दूरी r1 बोल देते हैं और ये दूरी r2 बोल देते हैं। तो ये दूरी हमारी हो गई r1 और ये दूरी हो गई हमारी r2। तो अगर r1 में m1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और r2 में m2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो m1 r1 किसके बराबर हो जाएगा, m2 r2 के बराबर हो जाएगा। यही रिजल्ट हमें निकालना था। तो फिर से देखिए, अभी इन दोनों बराबर नहीं है, r1 और r2 बराबर नहीं है। अगर r1 में m1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 m2L अपॉन m1 प्लस m2, और r2 में अगर m2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, r2 में अगर m2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, m1 m2L अपॉन m1 प्लस m2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, m1 r1 इक्वल टू m2 r2, जहां r1 r2 क्या है, पोजीशन ऑफ मास m1 m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। r1 और r2 क्या है,
सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी r1 है और सेंटर ऑफ मास से m2 की दूरी क्या है, r2। अब इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। देखते हैं कि ये हमारे किस तरह से ये काम आएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है, इस फॉर्मूले समझ में आता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होता है, वो दोनों जो मासेस को ज्वाइन करी लाइन है, उस लाइन को वो बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में। ठीक है, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जहां मास ज्यादा होगा वहां सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मासेस बराबर है तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, एकदम बीचों बीच आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा। तो एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और एक जो हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई थी, r1 आया था। r1 क्या आया था आपको याद है, m2l m1 प्लस m2। ठीक है, ये और ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें ये याद रखे हैं। देखिए आप एक सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, दो मासेस हैं m और 16m। एक मास m है और एक मास उससे 16 गुना ज़्यादा भारी है, 16m। और उनके बीच की जो दूरी है दोनों के बीच की, वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में r1 की वैल्यू निकालना है और r2 की वैल्यू निकालना है। तो बहुत आसान है, हमने देखा था फॉर्मूला डिराइव किया था। r1 क्या फॉर्मूला था, m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 की वैल्यू क्या है, 16m, l कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा m1 कितना है m, और ये है 16m। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16m इंटू 10 अपॉन क्या आ जाएगा 17m। तो mm कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 160 बाय 17 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा r1। r2 कैसे निकालेंगे, तो r2 भी हम निकाल सकते हैं। r2 कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं m1 r1 इक्वल टू क्या होता है, करेक्ट, m2 r2। तो m1 r1 बाय m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा r2। m1 कितना है m है, r1 कितना आया 160 बाय 17 आया, और m2 कितना है 16m है। तो ये r2 हो जाएगा, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 10 जा आ जाएगा, तो 10 बाय 17 इक्वल टू r2। या सिंपली 10 में से ये माइनस कर देते r1, तो r2 आ जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।